नमस्कार। बहुत सारे इंडियन लोग ये दावा करते हैं कि नेपाल 1950 में भारत में शामिल होना चाहता था और इंडियन लोगों द्वारा बहुत जगह ऐसे कमेंट भी नेपालियों के साथ में किए जाते हैं जहां पे इंडियन लोग कहते हैं कि 1950 में नेपाल ने पूरी ताकत लगाई कि वह भारत में मिल जाए, लेकिन भारत ने नेपाल को अपने में नहीं मिलाया। चलिए जनता की बात छोड़ देते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यही दावा किया कि 1950 में नेपाल भारत में मिलना चाहता था। प्रणब मुखर्जी की एक किताब है ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इस किताब में भी यही दावा किया गया है कि नेपाल 1950 में भारत में मिलने की पूरी ताकत लगाया था। लेकिन दोस्तों, हम कहते हैं कि ये सरासर गलत बात है। अब हमारे इंडियन मित्र कहेंगे कि हम प्रो नेपाली हो गए हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर एंटी होना या प्रो होना कोई मायने नहीं रखता है। जो सच है वो बताना ज्यादा जरूरी है। देखिए, 1947 से पहले भारत की सत्ता पे ब्रिटिश लोग बैठे हुए थे, इसलिए 1947 से पहले तो नेपाल का भारत में विलय की कोई बात ही नहीं हुई थी। 1947 15 अगस्त से और 26 जनवरी 1950 यानी 2 साल 11 माह 18 दिन तक ही केवल ये बातें हुई कि नेपाल का विलय भारत में होगा या नहीं होगा, क्योंकि भारत में जिस दिन संविधान लागू होता है उसके बाद नेपाल के साथ एक मैत्री संधि कर दी जाती है और उस मैत्री संधि के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार नेपाल को एक सार्वभौम देश की मान्यता दे दी गई। यानी भारतीय संविधान में साफ लिखा गया कि नेपाल एक अलग देश है और नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन ही केवल बात हुई कि नेपाल भारत का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि 1950 में मैत्री संधि हो गई थी। उसके अनुसार नेपाल एक अलग देश हो गया था जिसका विलय भारत में नहीं करवाया जा सकता भारतीय संविधान के अनुसार। तो अब बात करते हैं कि क्या सचमुच नेपाल भारत में अपना विलय चाहता था या नहीं चाहता था। देखिए दोस्तों, भारत ने हैदराबाद को जबरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर भी भारत या पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने जब कश्मीर पे हमला करके कश्मीर को कैप्चर किया तब हरि सिंह ने अपना विलय भारत में करवाया। उत्तराखंड की टिहरी रियासत जो है, वहाँ के जो शाह लोग थे, राजा थे, वो भी अपना विलय भारत में नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन जनता के विद्रोह के कारण टिहरी रियासत का विलय भी भारत में हुआ। तो सबसे पहले बात यह है, भारत का निशाना या भारत की निशाने पर वही रियासतें थी जो अंग्रेजों ने भारत से अलग की थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत बहुत बड़ा होता था। अंग्रेजों ने इसको लगभग 600 रियासतों में बांटा। भारत का क्षेत्रफल कभी भी 28 लाख से और 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं हुआ है, चाहे वो मुगल के अंडर में रहा हो, चाहे वो मराठाओं के अंडर में रहा हो। लेकिन भारत का क्षेत्रफल कभी भी 28 लाख से कम स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं हुआ। तो भारत के निशाने पर यानी नई दिल्ली के निशाने पर केवल वही रियासतें थी या उन्हीं रियासतों का विलय भारत में करवाना चाहता था जो कभी पुराने भारतवर्ष का हिस्सा थे। उसमें हैदराबाद भी था, गोवा भी था। कुल मिला जुला के 575 रियासतें जो अंग्रेजों ने टुकड़े किए थे, उन रियासतों को भारत में मिलाना ही नई दिल्ली का मकसद था। नेपाल को भारत में मिलाना नई दिल्ली का मकसद बिल्कुल नहीं था, क्योंकि असली जो नेपाल है, जैसे कांतिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, लमजुंग, तापलेजुंग, जो नेपाल का पहाड़ी हिस्सा है, वो कभी भी भारतीय राजाओं के अधीन नहीं रहा, चाहे वो मुगल काल में हो, चाहे वो मराठा काल में हो।
हाँ, सम्राट बिंबिसार के समय, सम्राट अशोक के समय में नेपाल का जो मधेश एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ की बहुत सारी भूमि सम्राट अशोक के अधीन और सम्राट बिंबिसार के अधीन जरूर रही है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, 2200-2100 साल पुरानी बात है, वो मायने नहीं रखती है। 1857 की क्रांति जब भारत में हुई, उस समय गोरखाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो उसमें कंचनपुर, कैलाली, बड़दिया, बांके आदि की जो जमीन है वो नेपाल को इनाम के स्वरूप में दी गई। अब भारत जो है, जो प्राचीन भारत का उत्तराधिकारी है इंडिया, वो नेपाल से अपनी भूमि, कौन सी भूमि, कंचनपुर, कैलाली, बड़दिया, बांके, इसको वापस नहीं मांग सकता। इसका कारण क्या है कि नेपाल हो चाहे इंडिया हो, आज का इंडिया हो, इन दोनों का जो पिता है वो है प्राचीन भारतवर्ष। हम कई बार आपको एक चीज बता चुके हैं कि प्राचीन भारतवर्ष के दो ही उत्तराधिकारी हैं, नेपाल और आज का इंडिया। क्योंकि प्राचीन भारतवर्ष की जो महान उपलब्धियां हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, वेद, उपनिषद, पुराण, देवी देवता यानी सभ्यता, रीति रिवाज, जो कुछ भी प्राचीन भारतवर्ष का है उसको अपनाया है नेपाल ने और आज के इंडिया ने। तो कह सकते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष नेपाल का भी पिता है और आज के इंडिया का भी पिता है। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। और पिता की संपत्ति पे दोनों का अधिकार होता है, इसलिए हम जो कहते हैं कि 1857 में भारत ने या अंग्रेजों ने नेपाल को कंचनपुर, कैलाली, बड़दिया, बांके जो भूमि दी है, उस भूमि को आज का भारत नेपाल से वापस नहीं मांग सकता है। क्यों नहीं मांग सकता है? क्योंकि वो पिता के संपत्ति का एक प्रकार का बंटवारा है। आपने देखा होगा कि नेपाल ने राम पर भी दावा ठोका कि राम नेपाल में जन्मे हैं। अब नेपाल में जन्मे या नहीं जन्मे ये अलग बात है, लेकिन नेपाल के पास में वो अधिकार मौजूद है कि वो प्राचीन भारतवर्ष की बहुत सारी चीजों पर दावा ठोक सकता है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो पिता है वो प्राचीन भारतवर्ष ही है। हमने आपको ये बातें कई बार बताई है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, 1846 से और 1951 तक नेपाल में राणा लोगों का ताकत जो थी वो बहुत ज्यादा थी। शाह जो लोग थे वो केवल दिखावे के लिए थे। ताकत किसकी चलती थी, पावर किसके हाथ में थी? राणा लोगों के हाथ में थी। और राणा लोग कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। एक तो उनको ब्रिटेन भड़काता था, वो ब्रिटेन के कहने पर चलते थे राणा जो लोग हैं। और नेपाल की सारी शक्ति उस समय राणा लोगों के पास में ही थी। राणा जो लोग थे वो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, आज के इंडिया का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे। नेपाल के डॉक्टर लोकराज बराल के अनुसार इस प्रकार के कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है कि जब नेपाल ने ऐसा कहा हो कि वो अपना विलय भारत में करवाना चाहता है। और हमने भी नेपाल का बहुत सारा इतिहास पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है नेपाल के बारे में। हमें भी कभी भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले जब नेपाल अपना विलय भारत में करवाना चाहता हो। ये दावा केवल भारत करता है, नेपाल कभी नहीं करता है। हाँ, नेपाल में कुछ लड़के लोग जरूर हैं जिनको इतिहास भूगोल का कुछ पता नहीं है और वो कहते हैं, हमारे पास कई बार कमेंट आए हैं कि नेपाल के लड़के लोग कह रहे हैं कि राजा त्रिभुवन ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि हम अपना विलय भारत में करवाना चाहते हैं, लेकिन झंडा नेपाल का रखना होगा और भारत का नाम भी नेपाल रखना होगा। ये सब बेतुकी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1950 में ही भारतीय संविधान द्वारा नेपाल को अलग देश की मान्यता दे दी गई। तो प्रश्न ही नहीं उठता है यहाँ पर कि नेपाल का विलय भारत में हो जाए, ऐसा भारत ने कहा हो। जवाहरलाल नेहरू ने तो खुद कहा कि नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर जोन का काम करेगा। भारत नेपाल मैत्री संधि के बाद नेपाल का भारत में विलय होगा या नहीं होगा, इस पर बातचीत ही पूरी तरीके से बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि तब भारतीय संविधान ने नेपाल को अलग देश
या एक सार्वभौम देश की मान्यता दे दी थी। यानी जो कुछ भी बातचीत हुई वो केवल साल 11 माह 18 दिन इतने दिन ही बात हुई और संविधान लागू हो जाने के बाद नेपाल के विलय की बात ही पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। और उस समय नेपाल में ताकत जो थी वो राणाओं के हाथ में थी। शाह लोग केवल दिखाने के लिए थे। शाह लोगों के पास में ताकत आई 1951 में। राजा त्रिभुवन जो थे, जब इंडिया ने एक प्रकार का लोकतंत्र नेपाल में स्थापित किया, तब राणाओं का पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। पावर तब शाह लोगों के हाथ में आ गई थी और 100% पावर शाह लोगों के हाथ में भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसी समय 1951 के दौरान ही एक प्रकार का लोकतंत्र नेपाल में आ चुका था। 2008 और 2015 का जो लोकतंत्र है वो दूसरे ढंग का है। इस पर हम कभी भविष्य में बताएंगे कि उस लोकतंत्र और 1950 के लोकतंत्र और 2008 के लोकतंत्र में क्या फर्क है, ये कभी आपको भविष्य में बताएंगे। तो जब लोकतंत्र ही नेपाल में 1951 में लगभग आ गया था, तो विलय की तो बात ही पैदा नहीं होती है। विलय की तो बात कहाँ, किस समय थी? उस समय थी जब भारत आजाद हो गया और यही लगभग 3 साल तक ही विलय की बात हुई। उसमें भी राणाओं के हाथ में पावर थी और वो कभी भी अपना विलय भारत में नहीं करवाना चाहते थे। राणाओं को एक चीज का डर था और त्रिभुवन उनको भी एक चीज का डर था कि चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया है, अब वो नेपाल को भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सैन्य संधि भारत के साथ में की। ये जो मानद उपाधि दी जाती है भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल में और नेपाली सेना प्रमुख को भारत में, ये इसीलिए दी जाती है क्योंकि उस समय नेपाल की रक्षा करने के लिए कुछ शर्तें भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। यानी नेपाल पर हमला भारत पे हमला माना जाएगा और भारत नेपाल की तरफ से लड़ेगा। ये 1950 की संधि में हुआ है। लेकिन नेपाल का विलय भारत में करवाने की बात भारतीय संविधान ने की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और न ही नेपाली राजाओं ने नेपाल का विलय भारत में करवाने की बात कही। राजा लोग कभी भी अपनी सत्ता नहीं छोड़ते हैं। आपको पता होगा कि राजा वीरेंद्र स्वयं काल के ग्रास बन गए, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। राजा ज्ञानेंद्र 8 साल तक लड़ाई लड़े, वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। तो हम कैसे मान लें कि राणा लोग सत्ता छोड़ना चाहते थे और अपना विलय भारत में करवाना चाहते थे? ये सरासर पूरी तरीके से गलत है। और फिलहाल हम 1000 से ज्यादा वीडियो नेपाल पर बना चुके हैं और हमें आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिस प्रमाण के आधार पे नेपाल के राजाओं ने कहा हो कि हम अपना विलय भारत में करवाना चाहते हैं। हमारा टेहरी रियासत में, मैं टेहरी जिले का ही रहने वाला हूँ, हमारी जो टेहरी रियासत थी, यहाँ के शाह राजा लोग भी अपनी गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जनता के प्रेशर पे उन्होंने छोड़ा। इसी प्रकार नेपाल के राणा लोग कभी भी अपनी सत्ता भारत को नहीं देना चाहते थे, यानी नेपाल का विलय भारत में नहीं करवाना चाहते थे। प्रणब मुखर्जी और सुब्रमण्यम स्वामी का जो दावा है, मैं उसे बिल्कुल सच नहीं मानता हूँ। हालांकि लिखने को कोई कुछ भी लिख देता है और प्रणब मुखर्जी ने लिखा है तो भारत की जनता भरोसा कर सकती है, लेकिन हम नहीं। अब लिखने को तो नेपाल में भी लिख लेते हैं कि गोरखपुर भी उनका था, कश्मीर तक उनका था, तो ऐसा कहीं हो सकता है क्या?